मैम और सर के बारे में जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही और बल्कि उससे बढ़कर पाया। मैम और सर की पर्सनालिटी, और आप लोग बहुत लकी हैं जो ऐसा मैनेजमेंट, ऐसे टीचर्स आपको मिले हैं, क्योंकि मैं भी एक संस्था का हिस्सा थी। मैंने देखा है किस तरीके से चीजें होती हैं, लेकिन जिस तरह से डेडिकेटेड जो भी आपका एकेडमिक स्टाफ है वो यहाँ मैंने देखा, निश्चित रूप से वो आपके उत्तम भविष्य के लिए वो अभी से एक बेस तैयार कर रहा है। तो आप आयुर्वेद में आके जैसा अभी मैम ने जो चीजें बताई कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हाउ लकी यू पीपल आर, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, और ये शुरू करने से पहले कितने लोग हैं जो जस्ट 12th के बाद बीएमएस में आए, मतलब एक साल जस्ट प्रैक्टिस किया या 12th पास करके आए? हाथ उठाएंगे दोनों बैच से, जस्ट इंटर पास करके या जस्ट एक साल प्रिपरेशन करने के बाद? कितने लोग आए? ठीक है, हाथ नीचे। 2 साल प्रिपरेशन के बाद? ओके। 3? ठीक है, 3 से ऊपर नहीं पूछूंगी। तो जैसा मैम ने बोला कि आयुर्वेद अभी जो सिनेरियो है लास्ट प्रेफरेंस ही होता है, मतलब सभी एमबीबीएस चाहते हैं, हमने भी हमारे टाइम में, क्योंकि वो एक माहौल बना हुआ है कि एमबीबीएस इज द टॉप, और मतलब डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं मींस एमबीबीएस डॉक्टर ही बनने जा रहे हैं। और यहाँ सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का बात नहीं है कि आयुर्वेद महान है या मॉडर्न मेडिकल साइंस महान है। जैसे हमारे शरीर के अंग हैं और हम कहें कि हार्ट बड़ा या ब्रेन, दोनों के बिना काम नहीं चल सकता। लाइकवाइज मॉडर्न मेडिकल साइंस का अपना खूबसूरती है, अपने स्ट्रेंथ्स है, और वैसे ही आयुर्वेद का अपना खूबसूरती है। जरूरत होती है दोनों को मिलके काम करने की। जिन्हें दोनों का नॉलेज नहीं है, लड़ाई वो वहां पर होती है, ठीक है। तो लेकिन जो एक सिनेरियो बना है, जो एक मान्यता है कि डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं मीन्स एमबीबीएस ही बनना है, तो वैसे ही बच्चों की भी मानसिकता हो जाती है कि चलो अभी 1 साल तैयारी किए, थोड़ा रैंक कम आई, आयुर्वेद मिल रहा है, बीएचएमएस मिल रहा है, डेंटल मिल रहा है, नहीं डॉक्टर बनना है मीन्स एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है। फिर 2 साल 3 साल फिर घर वाले भी कहते हैं कि नहीं अभी टाइम जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, तो अभी जो मिल रहा है ठीक है, नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा ना, तो करेंगे, मतलब बीएमएस किया या बीएचएमएस किया, लेकिन जो एक मान्यता है मॉडर्न मेडिसिन की, प्रैक्टिस तो वही करनी है। और अभी आप देखते हैं समाज में लड़ाई भी उसी चीज की चलती है। मैं नाम किसी संगठन का नहीं लूंगी, लेकिन हमें मॉडर्न मेडिसिन करने का अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए। आप जिस पैथी से हो उसका नॉलेज लो, अधिकार तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि बीएमएस में आप खुद देख रहे हो कि आपको इक्वली जो एक एमबीबीएस का स्टूडेंट, हम लोग बीएचयू के यूजी प्रोडक्ट है, पीजी प्रोडक्ट है, इक्वली हम लोगों ने एमबीबीएस के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के साथ जिन एमबीबीएस टीचर, जिन मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो टीचर्स जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, सेम क्लास हमने शेयर की है, और हम उनका फिजियोलॉजी एनाटॉमी भी उतना ही, हमने भी ग्रेज एनाटॉमी पढ़ी है, गायटन, गैनोंग, बीडी चौरसिया, सारी चीजें बराबर हमें वो टीचर उतना ही स्ट्रेस देके पढ़ाते थे और पढ़ने बोलते थे जितना एमबीबीएस स्टूडेंट्स को। हम वो क्लास करके, एनाटॉमी की क्लास करके निकले, वो सेम नॉलेज हमारे भी दिमाग में गया, एमबीबीएस स्टूडेंट्स के भी दिमाग में गया। उसके बाद हम अपनी फैकल्टी में आते थे जहां हमें रचना भी पढ़नी होती थी, जहां हमें मर्म, कला, शोथस एंड फिजियोलॉजी की बात करें तो दोष, वो सारी चीजें हमें पढ़ना होता था। वो मॉडर्न मेडिकल के स्टूडेंट जो है वो फिजियोलॉजी के बाद एनाटॉमी पढ़ने गए, लेकिन हम फिजियोलॉजी के साथ उसका जो एक पैरेलल, जो एक दूसरा विजन है, बॉडी वही है। आयुर्वेद की बॉडी और मॉडर्न की बॉडी नहीं होती। आप सब डिसेक्शन डीएच अभी आप बॉडी पे कर रहे हो, बॉडी कहीं अलग दिखी, दोष धातु कहीं अलग आपको दिख रहे हैं कि नहीं नहीं एमबीबीएस वालों के लिए अलग बॉडी, बीएमएस वालों के लिए अलग बॉडी, ऐसा नहीं होता है ना। तो सेम वात पित्त कफ आपकी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और सेम सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लड वेसल्स, हार्ट, वो जो एक एमबीबीएस स्टूडेंट पढ़ता है वो भी वही बॉडी पढ़ता है। अलग क्या है? आपका नजरिया। एक ग्लास ऑफ वाटर है मीन्स हाफ ग्लास ऑफ वाटर, 2 लोगों के 2 नजरिए हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है आधा ग्लास भरा है, अगले को दिख रहा है आधा ग्लास खाली है। वो ग्लास वही है, पानी वही है, बट नजरिया दोनों का अलग है। दोनों का एक्शन, जिसे पानी दिख रहा है वो एक्शन क्या लेगा, वो पानी जो है उसको यूज कैसे करना है, उसका एक्शन वो हुआ। ग्लास और पानी सेम है। वैसे ही जिसको दिख रहा है कि ग्लास खाली है, उसका एक्शन क्या होगा,
उसका एक्शन दूसरा होगा कि मैं इसे कैसे भरूं। जिसने पानी देखा वो सोचेगा पानी का यूज क्या करूं। तो ग्लास और पानी सेम था, बट दो लोगों के नजरियों ने उसको अलग अलग काम करने के लिए डायरेक्ट किया। लाइकवाइज बॉडी वही है। हमारे आचार्यों ने 5000 साल पहले बॉडी को दोष, धातु, मल, स्रोतस, अग्नि के नजरिए से देखा था। उस पर पूरी साइंस, वेद है, आयुर्वेद, विद ज्ञाने धातु से बना है। पूरी साइंस जो कहते हैं आयुर्वेद में रिसर्च करो, रिसर्च ही कर सकते हो भाई, सर्च नहीं कर सकते हो। सर्च तो उन्होंने करके लिख के चले गए, हम रिसर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। रिसर्च भी जो आयुर्वेद में हो रही है, स्टूडेंट्स का रोना रहता है। मेरे स्टूडेंट्स भी, मैम आयुर्वेद में तो कुछ रिसर्च नहीं हो रहा। कहीं भी आप सेमिनार्स में जाइए, आयुर्वेद वालों को रिसर्च करना चाहिए। जो सर्च किया हुआ है वो तो करके देखो, फिर रिसर्च की बात करो। तो सेम बॉडी है, उसमें उन्होंने, हमारे आचार्यों ने 5000 साल पहले, आप इमेजिन करो 5000 साल पहले की दुनिया कैसी रही होगी। उस दुनिया में उन्होंने दोष, धातु, स्रोतस और कौन सी ऐसी बीमारी है, चरक में बोला गया है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित। जो यहाँ है वही सभी जगह है, और जो सब जगह है वही यहाँ है। यहाँ के अलावा, मतलब जो यहाँ नहीं बताया गया वो कहीं नहीं है, सब कुछ यहाँ बता दिया गया है। तो उन्होंने उसको उस नजरिए से देखा था। 5000 साल बाद बहुत सभ्यताएं ऊपर नीचे हुई, तो फिर जो एक अभी जो करंट मेडिकल साइंस है, उसने बॉडी को उस नजरिए से देखना शुरू किया, और बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से देखा। आज हम सेलुलर, इंट्रासेलुलर, जेनेटिक लेवल तक जा रहे हैं, तो ये भी कोई कम बात नहीं है, जो लड़ाई की बात। दोनों ही साइंस ने अपने अपने लेवल पे बेस्ट काम किया, और दोनों ने मेहनत करके एक चीज खड़ी की। एक इमारत जिसने खड़ी की है वो जानता है उस पेन को। बाहर से कह देना कि ऐसा है वैसा है, जिसने उस इमारत की नींव रखी है उसके दर्द को पूछो, उसके माइंड प्लानिंग को पूछो, उसने किस प्लानिंग के साथ वो की है। तो आयुर्वेद जो हमारा वेद है और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उन दोनों के जो फोर फादर्स थे, उनके थॉट प्रोसेस को हमें सोचना चाहिए और उसको नमन करना चाहिए कि वो उन दोनों एक ही बॉडी में दो चीजें देखना और दोनों को फुल फ्लेज करना, अपने आप में दोनों ही पैथी के फोर फादर्स का एक बहुत अच्छा जो कहते हैं सोच थी। ठीक है, तो ये तो लड़ाई ही नहीं है कि कौन बेस्ट है, दोनों ने अलग अलग नजरियों से देखा। दूसरा, जो मैंने पूछा कि कौन 1 साल 2 साल 3 साल, तो जब फाइनली आयुर्वेद में आए, ये चीज थी, ये लोगों को समझ नहीं, इसलिए आयुर्वेद छोटा मॉडर्न बड़ा ये बात करते हैं। लेकिन मैंने एक बात बोली कि आपको मॉडर्न पढ़ने से रोका किसने है? आप सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हो और उसके साथ पूरे उसके काउंटर पार्ट आप आयुर्वेद सब्जेक्ट पढ़ते हो, क्यों नहीं पढ़ते मॉडर्न? किसने आपको रोका? और अगर आपने पढ़ा नहीं तो आप किस बेसिस पे, आपको तलवार चलानी आती नहीं, आपको तलवार दे दी जाए, किस बेसिस पे आप अधिकार मांगते हो? तो आपको किसी ने रोका नहीं है, नॉलेज आपको दिया जा रहा है, उसको लेना है। ये बातें इसलिए कह रही हूं कि ज्यादातर आयुर्वेदिक बच्चे आते ही फ्रस्ट्रेशन में, अरे हमें तो एमबीबीएस नहीं मिला, आयुर्वेद में आए तो आए, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, प्राइवेट कॉलेज में आए, क्लासेस ही नहीं चलती। खैर अब सिनेरियो बदल गया है, बट ये डिप्रेशन में ये 5 साल निकल जाते हैं। और यही 5 साल, जैसा मैम ने भी बोला, आपका बेस आपको मालूम ही नहीं आयुर्वेद की ब्यूटी क्या है। मैम ने टाइम कम होने के कारण बहुत कम एग्जाम्पल दिए कि आप आज के लक्षण देख के आप कल की व्याधियां बता सकते हो, और जो व्याधि है उसके पहले की व्याधियां कि आपको ये रहा होगा। बिल्कुल सही कहा। और एग्जाम्पल इसमें मैं ऐड करूंगी, जैसा सर ने बोला कि गायनी का भी बता सकते। हर फील्ड में, मैं एक नटशेल में एक बात बोलूं, आयुर्वेदिक डॉक्टर भविष्य दृष्टा होता है। आपके लक्षण देख के वो ये भी बता देगा आप जल्दी उठते हो कि देर से रात को सोते हो, आपकी फर्टिलिटी कैसी होगी, आपको कौन कौन सी बीमारियां होने वाली है। और सिर्फ नाड़ी देख के नहीं, हम ब्लड टेस्ट देख के बता देंगे कि आपका कौन कौन सी बीमारियां होने वाली हैं। आज आपका अगर TSH लेवल 7-8, जो गाइडलाइंस है वो कहती है 10 के नीचे थायरॉक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका TSH लेवल 8-9 है, दैट मीन्स आपका मेटाबॉलिज्म लो है। अग्नि से होने वाली जितनी बीमारियां हैं, उसको थायराइड होगा, वो प्री डायबिटिक कंडीशन में अभी होगा, आप उसका HbA1c करा के देख लो, आने वाले टाइम में उसको हाइपरलिपिडीमिया होना ही होना है, हार्ट डिजीज होगी ही होगी। इस पे अगर वो लेट नाइट जगता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एक नहीं, हम लिस्ट ऑफ डिजीजेस, लिस्ट ऑफ डिजीज भी नहीं, सिम्टम्स बता सकते हैं कि कल को तुमको ये होने वाला है, 5 से 10 साल बाद तुम
थायराइड, तो थायराइड के साथ साथ आपको डायबिटीज भी होने वाला है। तो आयुर्वेदिक जो चिकित्सक होता है वो भविष्य दृष्टा होता है, बट जो मैम ने बताया वो गुण आपके अंदर होने चाहिए। प्राज्ञा, जो आपकी प्रज्ञा है वो पात्र की अपेक्षा करती है। कौन सा श्लोक है? पात्रापेक्षिणी प्रज्ञा। आपको वो पात्र बनना होगा। वो पात्र की शुरुआत करने के लिए ये जो कैरिकुलम का प्रोग्राम है ना आपका, इसीलिए, और इसीलिए एनसीआईएसएम में भी टॉपिक भी अलॉट कर दिए हैं। मैं इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। इसके पहले जो जिसका मन आता था, बेचारा फर्स्ट ईयर का बच्चा अभी वो डिप्रेशन में ही है कि यार तो एमबीबीएस तो मिला नहीं, आयुर्वेद में भी आए तो प्राइवेट कॉलेज में, डिप्रेशन में, और जिसको जो मन किया आके सारी बातें बता के चले गए। तो एटलीस्ट अभी सब्जेक्ट्स जो है वो लेक्चर के अच्छे हैं कि बच्चों का मोटिवेशन। अब मैम का लेक्चर सुन के आपको मोटिवेशन हुआ कि ऐसी ऐसी केसेस, वरना तो हमें लगता है आयुर्वेद में हम क्या ही ट्रीट कर सकते हैं, बुखार है तो पैरासिटामोल ही देंगे, उससे अलग क्या देंगे, या शीतोपलादी दिया तो वो जो वेरिएशन है वो आपको पता नहीं। तो आपको ये 5 साल तैयार होना है, फिर आप देखोगे। एक बच्चा जो एलकेजी में जाता है वो भी सोचे मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं डॉक्टर, अरे यार अभी क ख ग घ पढ़ना है, क ख ग घ पढ़ो ना, तो आप क ख ग घ भी पढ़ रहे हो, क्या होगा वो बात की बात है। तो आयुर्वेद के पोटेंशियल पे शक नहीं करना है। और वन लाइन जो मैं हमेशा बोलती हूँ, हम दुधारी तलवार है, हमें मॉडर्न भी उतना ही अच्छे से आता है, आप पढ़ो तो मॉडर्न भी पढ़ने से आपको किसी ने नहीं रोका है, और आप आयुर्वेद भी जानते हो, आप इंट्रासेलुलर, जीन, जेनेटिक्स सब कुछ जानते हो, और आप अपने आयुर्वेद का, तो आप तो दुधारी तलवार हो, आप लकी हो कि आयुर्वेद ने आपको चुना है। ठीक है, तो पहला मेरा जो लेक्चर का मोटो था कि आपको डिप्रेशन में नहीं रहना है, आयुर्वेद ने आपको चुना है, और आप ये 5 साल आपकी तैयारी के लिए है। फिर तो आप देखोगे, एक बीज भी डालते हैं ना तो उसको उगने में टाइम लगता है। तो अभी सोचो कि आप कैंसर ट्रीट कर लो, नहीं कर सकते। एमबीबीएस वाले स्टूडेंट इंटर्नशिप में आके उन्हें भी कुछ नहीं आता है, उन्होंने भी सब्जेक्ट ही पढ़ा है, थोड़ी ट्रीटमेंट करने बैठ जाते हैं। और हमारा क्या रहता है, हम आयुर्वेद में आज ही बस डॉक्टर साहब बन गए, आज ही दवाई लिख, नहीं होगा। 5 साल आप पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। ठीक है, मेरा टॉपिक अलग है, और शुरू की 2 स्लाइड थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, वरना मैटर कुछ और था वो डिलीट हो गया। टॉपिक है मेरा आयुर्वेदा बियॉन्ड प्रैक्टिस। मैं इस टॉपिक के साथ अग्री नहीं करती। बियॉन्ड प्रैक्टिस आयुर्वेद है ही नहीं। प्रैक्टिस मतलब क्या? सब कुछ जो हम कर रहे हैं सब प्रैक्टिस ही है भाई। हम सुबह उठने से लेके रात तक हमारा दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या, रात्रिचर्या, सब चर्या ही है। तो बियॉन्ड प्रैक्टिस टॉपिक नहीं है, बट इसको दूसरे सेंस में, दोनों सेंस निकल सकते हैं। बात वही कि किसी चीज को आप कैसे लेते हो। आयुर्वेद बियॉन्ड प्रैक्टिस, ये एनसीआईएसएम का ये टॉपिक बनाने का पर्पस ये था कि आप ये ना सोचो कि बस हम आके वैद्य बन गए, और सोसाइटी में कितना भी एक्सेप्टेंस है, खैर कोविड के बाद काफी बढ़ा है, तो उस चीज को मोटिवेट करने के लिए एनसीआईएसएम ने ये टॉपिक रखा है कि आयुर्वेद में प्रैक्टिस के अलावा भी आप क्या कर सकते हो। लेकिन इसमें मैं बताना चाहती हूँ, कुछ भी करना है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, क्योंकि इसी प्रैक्टिस से आप सब कुछ कर सकते हो। अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग, एंटरप्रेन्योरशिप इन आयुर्वेद। एंटरप्रेन्योरशिप आजकल बहुत ट्रेंडिंग टर्म है, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत फैशन लगता है, लेकिन हमें अभी बहुत पता नहीं है। तीनों टर्म्स को हम थोड़ा सा समझेंगे। शुरू करने से पहले, एक्चुअल टॉपिक शुरू करने से पहले, इसकी भी स्लाइड का थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है। मैं यहां जो भी बोलूंगी, जो भी अच्छा है वो गुरु कृपा है, गुरु कृपा ही केवलम। हम जो भी हैं आज, हम हमारे गुरुओं के कारण है, और गुरु तत्व एक ही है। तो उस गुरु तत्व को नमन करते हुए मैं जो टॉक है उसकी शुरुआत करूंगी। जो कुछ भी अच्छा है वो गुरु तत्व है, और जो कुछ भी आपको सही ना लगे वो सब मेरी बुद्धि की गलती है। तो सजेशन दे सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। तो टॉपिक के साथ मैं डॉक्टर सरिता मिश्रा शुरू करती हूँ। क्यों बोला एनसीआईएसएम ने व्हाई थिंक बियॉन्ड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस? जो आयुर्वेद है, मैम ने काफी कुछ बता दिया कि आप डायग्नोसिस करते हो, ट्रीटमेंट करते हो। आयुर्वेद का नाम आते ही हम प्रैक्टिस करेंगे, या डॉक्टरी का भी नाम आते ही प्रैक्टिस ही सबको दिमाग में आती है। लेकिन एक डॉक्टर इसके अलावा और क्या क्या कर सकता है? ये नहीं कहा गया कि आपको प्रैक्टिस छोड़ के बाकी ये करना है। आप प्रैक्टिस करो, उसके साथ इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज। और ये टॉपिक की जरूरत ही इसीलिए पड़ी कि आयुर्वेद के स्टूडेंट्स खुद को डिप्रेशन में रख के एक उस चीज को, जो एक दोहा है ना
कि मृग की नाभि में ही कस्तूरी रहती है लेकिन वो चारों तरफ घूमता है, वैसे ही आप वो मृग हो। आयुर्वेद रूपी कस्तूरी आपको मिली है और आप दुनिया के भुलावे में घूम रहे हो और पता नहीं चला, लास्ट में जब समय चला गया अब पछताइए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत तो बाद में झंडा लेके हमें भी मॉडर्न प्रैक्टिस करने को चाहिए। जो मिला वो किया नहीं और बाद में बस इधर उधर। ठीक है, तो आयुर्वेद क्या है? आज जिसे नॉलेज है, दुनिया आयुर्वेद को स्पेशली कोविड के बाद कल्प वृक्ष की तरह देखने लगी है। व्हाट नॉट, आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा शास्त्र नहीं है, आयुर्वेद जीवन शास्त्र है। तो सिर्फ आप यहाँ चिकित्सा नहीं सीखने आए, अब पूरा जीवन से जुड़ी कौन सी ऐसी चीज है। आप लोग पढ़ रहे होंगे फर्स्ट, जो अभी सीनियर बैच है, आपने दिनचर्या पढ़ा होगा, ऋतुचर्या पढ़ा होगा, आचार रसायन पढ़ा होगा। कौन सी मेडिकल साइंस में आचार रसायन पढ़ाया जाता है आपका? आपने लाइफ साइंस बोलते हैं, आपने आयुर्वेद में कितनी तरह की आयु पढ़ी? 4 तरह की आयु। किसी को बताओगे जो आयुर्वेद नहीं जानता है, आयु तो एक ही होती है, एज क्या है, आयु कितनी है, लेकिन आयुर्वेद में 4 तरह की आयु के बारे में आप पढ़ते हो और वो क्या क्या है, उसको कैसे कैसे अचीव करना। यहाँ एक तो पानीपत 4 पढ़ रहे हैं, है ना? सुख आयु, दुख आयु, हित आयु, अहित आयु। सुख आयु अपने लिए और हित आयु दूसरों के लिए। कौन सी मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है? तो पहली बात तो आप ये समझो कि आयुर्वेद मेडिकल साइंस नहीं, आप जीवन शास्त्र पढ़ने आए हो। चिकित्सा शास्त्र उसका एक पार्ट है, तो आप बहुत लकी हो, आप पूरा लाइफ लेसन पढ़ोगे ये 5.5 साल में। तो दुनिया आयुर्वेद को कल्पवृक्ष की तरह देख रही है और आप एंटरप्रेन्योर, अभी हम बात करेंगे, बताएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में क्या फर्क होता है। बीइंग आयुर्वेदिक क्लिनिशियन आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है एंटरप्रेन्योर होने की, लेकिन अभी एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा लोगों को क्लियर नहीं है, मतलब स्टूडेंट्स को क्लियर करने की जरूरत है। अदरवाइज स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या समझते हैं? डॉक्टरी कर ली, एक हर्बल प्रोडक्ट बना दिया, हर्बल कॉस्मेटिक बना दिया, च्यवनप्राश बनाने की फैक्ट्री खोल ली, पंचकर्म सेंटर खोल लिया। दिस इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, वो बिजनेस है। आपने च्यवनप्राश बनाने की फैक्ट्री खोल ली, तो आप में और एक जो नॉर्मल जो च्यवनप्राश कंपनीज जो स्टैब्लिश हैं, आप में और उनमें क्या अंतर है? मैं डाबर के साथ कॉम्पिटिट कर सकती हूँ क्या? डाबर के च्यवनप्राश के साथ मैं कॉम्पिटिट करूंगी? वो मार्केटिंग उस लेवल तक पहुंचने मेरी जिंदगी चली जाएगी। हम एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, ना कि हमको च्यवनप्राश बनाने वाली फैक्ट्री खोलनी है, ना कि हमें स्पा खोलना है। कॉस्मेटिक ब्यूटी पार्लर्स चल रहे थे, हमने आयुर्वेद का आयुर्वेदिक फेशियल होता है, दैट इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? मोर देन क्लिनिशियन आप क्या कर सकते हैं? कैपेसिटी बिल्डिंग ये एंटरप्रेन्योर करता है। कैपेसिटी बिल्डिंग खुद में तो करता ही है, अपने साथ वालों की कैपेसिटी को बिल्डअप करता है, जॉब्स क्रिएट करता है, वो बिजनेसमैन भी करता है, अभी आप डिफरेंस भी देखेंगे। सर्विसेज क्रिएट करता है एंड हेल्प आयुर्वेदा। जो आयुर्वेदिक एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या करेगा? जॉब क्रिएट करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, सर्विस क्रिएशन करेगा। और आयुर्वेद को हम आयुर्वेद की हेल्प नहीं कर सकते। एक चीज मैं इस चीज से ये नहीं करती, हम आयुर्वेद की नहीं, आयुर्वेद हमारी हेल्प कर रहा है। आयुर्वेद तो शाश्वत शास्त्र है, हम उसकी हेल्प क्या करेंगे? आयुर्वेद हमारी हेल्प करेगा अगर हम उसे सही से समझेंगे। एंड रीच द पीपल इन ट्रांसफॉर्मेटिव न्यू वे। दुनिया आज आयुर्वेद की तरफ क्यों देख रही है? जितने एस्टैब्लिश, जो जितने भी डेवलप्ड कंट्री थी, कोविड में सबके मेडिकल सिस्टम घुटने पर आ गए, उनसे हम कॉम्पिटिट कर सकते नहीं। हमारा जो वे था, जो एक अदर वे, किसी भी प्रॉब्लम को देखने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो वो वे है आयुर्वेद के पास, ये अब दुनिया समझ चुकी है। और इसलिए आयुर्वेद को कल्प वृक्ष की तरह, तो आप कल्प वृक्ष की छाया में हो, जो मांगोगे वो मिलेगा, बस वो श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा आयुर्वेद में कहा गया, गीता जी का है एक्चुअली, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आयुर्वेद शाश्वत शास्त्र है, लाइव है, आप उसमें जितनी श्रद्धा रखोगे ना वो उतना प्रकाशित होगा। और आप इसको वैसे ही, तो आपके घर में अगर कोई मेहमान आए, उफ आ गया, तो आयुर्वेद भी वैसे ही रखेगा कि आपकी भी वही हालत रहे कि उफ जीवन क्या है। और आयुर्वेद को अगर आप श्रद्धा के साथ लोगे तो आपको कहां पहुंचाएगा आपको नहीं पता है। तो आपको वो समझना चाहिए कि आपके पास क्या है, उसको अप्रिशिएट कीजिए। ये एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। अब
कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है, क्या बला है, बहुत हाई फाई टर्म्स हैं ये। अभी मेरे हिसाब से आपके लेवल के नहीं, आपके लेवल का जो है वो मैं बताऊंगी, बट आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि मुझे ये टॉपिक दिया गया है तो थोड़ा बताना पड़ेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग मींस डेवलपिंग स्किल्स बियॉन्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये मेरे लेक्चर का पर्पस है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस मैम ने बताई। मैं भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ, लेकिन वही है कि वो तो जैसे जैसे आप उस लेवल पे जाएंगे वो आपको बताया ही जाएगा। जब आप क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की क्लासेस में आएंगे तो ये चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी, बट इस लेवल पे आपको क्या जानना चाहिए वो अभी मैं आगे शेयर करूंगी। तो अभी बस इतना समझिए कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के अलावा आपके पास कौन सा कल्प वृक्ष है, उससे आप क्या क्या मांग सकते हैं। इस लेक्चर का पर्पस ये है। अब एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? एक कोई एग्जिस्टिंग मॉडल है भाई, किसी की, जैसे जौनपुर की इमरती फेमस है बेनी साव की, वो उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उनके आगे आगे वाले उस बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। दैट इज बिजनेस, नॉट एंटरप्रेन्योरशिप। किसी अगले ने बगल में इमरती की शॉप खोल लिया, बोला मैं एंटरप्रेन्योर, दैट इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप। आपने एक एग्जिस्टिंग मॉडल जो प्रॉफिटेबल है उसकी कॉपी की है, दैट इज, और आप उसको अच्छे से चला रहे हो, दैट इज बिजनेस, प्रॉफिट है उसमें भी। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? जो यहां बोला जा रहा है कि आप कर सकते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, क्रिएटिंग समथिंग न्यू। न्यू क्या? दुनिया से अलग नहीं, न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस मॉडल, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आयुर्वेदिक फिजिशियंस के पास, मतलब आयुर्वेदिक स्कॉलर्स के पास, जो अभी उनको पता भी नहीं है, वो धीरे धीरे आपको मालूम चलेंगी। टेकिंग रिस्क, कुछ भी नया क्रिएट करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। रिस्क को ऐसे नहीं समझिए आज एकदम लेक्चर से बिल्कुल मोटिवेट हुए बस अब तो कुछ करना है, नहीं। कैलकुलेटेड रिस्क का क्या मतलब होता है? गेनिंग प्रॉपर नॉलेज, और जो भी आप प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, और उसमें क्या आपके सामने क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसको कैसे आप फेस आउट करोगे, प्रॉपर प्लानिंग, वो कैलकुलेटेड रिस्क कहलाता है। एंड इनोवेटिंग, कुछ नया इनोवेशन फॉर स्केलेबल इम्पैक्ट। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगी। हम सबने वो ब्रीफकेस, सूटकेस देखा है, पहिए वाले अभी सब होते हैं। एक समय था जब पहिए वाले नहीं थे, लोग ऐसे इतना भारी भारी ब्रीफकेस। ये रियल स्टोरी है कैसे वो बिजनेस बना, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होती है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपके लाइफ से। तभी लोग सूटकेस हेवी हेवी उठा के ले जाते थे स्टेशन में, सीढ़ियां चढ़ना। तो जिसने भी वो पहिए वाले सूटकेस का आविष्कार किया, उसके दिमाग में ये आया, इनोवेशन ऐसे होता है। करंट इसी दुनिया में आप इनोवेट करोगे, कुछ अलग कल्पवृक्ष नहीं लेकर आओगे। तो उसने दिमाग लगाया कि ये ले जाने में इतना प्रॉब्लम होता है और ये सबकी प्रॉब्लम है, तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूं कि ये इजी हो जाए, लोगों की लाइफ इजी हो जाए और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और कोई दूसरा भी इसे कर नहीं रहा, कुली ही, या तो कुली का हेल्प लें। तब उस ब्रीफ केस में पहिया लगाने का दिमाग उनके पास आया, जिसने भी किया, नाम नहीं मुझे याद, और वो पहिए वाला सूटकेस बना। और कितना इजीली, अभी हमें किसी की जरूरत नहीं होती, इतने भारी भारी बैग हम लोग लेकर जाते हैं, उसके ऊपर भी 4 लाद दिए। दिस आइडिया इज एंटरप्रेन्योरशिप। सूटकेस में सामान लेके जा रहे हैं, पहले गठरी थी फिर सूटकेस आया, दैट वाज आल्सो एंटरप्रेन्योरशिप। कि पहले गठरी आती थी तो फिर वो लोहे वाले बॉक्स बने जो भारी होते थे, तो फिर फाइबर वाले बने, फाइबर वाले भी भारी होते, तो उसमें पहिया लगा दो। पहिया लगाना इज एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में है? एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या थी, उसका आपने एक इजी सॉल्यूशन दिया जो लोग खुद से नहीं कर रहे थे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये माइंडसेट अभी से आपके दिमाग में रहेगा, तब आप आगे कर पाओगे और आपको मालूम रहेगा कि आप ये कर सकते हो। ठीक है? फॉर आयुर्वेदा स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रैक्टिसिंग इन अ क्लिनिक, इमेजिन क्रिएटिंग डिजिटल वेलनेस। मतलब ये कुछ एग्जांपल्स हैं। डिजिटल वेलनेस सर्विस, हर्बल प्रोडक्ट, ब्रांड नॉट प्रोडक्शन। च्यवनप्राश बनाना नहीं है, ब्रांडिंग अभी हम बात करेंगे क्या है। और लाइफस्टाइल सब्सक्रिप्शन मॉडल, ये बहुत डिटेल अभी आपके लेवल का नहीं है, बट टॉपिक में है तो जस्ट आपको टर्म्स मालूम होने चाहिए। अब रियल टॉपिक पे आते हैं, आपके लेवल का क्या है। हम जब एडमिशन हमने लिया तो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनेंगे, तो किसी भी चीज में जाते तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें इसके साथ करना क्या है। कुछ भी नया इंस्ट्रूमेंट आया या कहीं पे भी आप गए तो आपको मालूम होना चाहिए ना कोड एंड कंडक्ट क्या है। तो आयुर्वेद का रोल क्या है
आप क्या समझते हैं? बस ट्रीटमेंट, आप वही दिमाग लेकर आए हैं, हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर दें, बुखार का तो हम कर नहीं पाते, यही यही एक जनरल परसेप्शन है। तो हम, अच्छा कैंसर का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में हो सकता है, अच्छा बीपी का क्या दवाई है, यही आपके सब फर्स्ट ईयर बच्चों के दिमाग में। मैं जैसे गायनिक हूं, मैम पीसीओडी का ट्रीटमेंट है क्या, मैम फाइब्रॉइड यूट्रस का है क्या, मैम इनफर्टिलिटी कैसे ट्रीट करते हैं, यही क्वेश्चन रहता है। पहली बात, आप किसी एक व्यक्ति की अगर बहुत सारी एबिलिटी है और आप उसके पास एक उस पर ध्यान दो तो उसकी तौहीन होगी ना। लाइकवाइज आयुर्वेद की हम तौहीन करते हैं। आयुर्वेद खुद पहले ही चैप्टर में चिल्ला चिल्ला के कहता है क्या, ये स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, वो सेकेंड उद्देश्य बता रहा है भाई, प्रयोजन बता रहा है। मेरे होने का यहाँ प्रयोजन क्या है? मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे कुछ बोलूं, मैंने सब कुछ बोल दिया लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप पे नहीं बोला तो तौहीन होगी ना मेरी इनविटेशन की। मींस आपको भी लगेगा बुलाया किस लिए था, किया क्या। तो लाइकवाइज आयुर्वेद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भाई कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मेरा पहला प्रयोजन है स्वस्थ के स्वास्थ्य की मैं रक्षा करता हूं। आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद में एक चीज और आपको बताऊं, श्लोक्स में जो वर्ड रखे गए हैं ना, बहुत सोच समझ के रखे गए। अगर कोई चीज पहले रखी गई है मीन्स उसकी प्रधानता है। संस्कृत जो भाषा है उसकी ये ब्यूटी है, इंपॉर्टेंस के आधार पे शब्दों का स्थान चयनित होता है। तो श्लोक में कुछ भी नहीं कि कुछ का कुछ जो मन में आया राइमिंग करने के लिए बना दिया, नहीं। आयुर्वेद की ग्रामर, संस्कृत की ग्रामर इसीलिए दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। तो आपको जानना है कि आपकी कैपेबिलिटी, आयुर्वेद की कैपेबिलिटी क्या है। आपको स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम भी आप कर सकते हो और व्याधि प्रशमनम भी कर सकते हो। मींस आपने तो पहले ही 50% पोटेंशियल को नजरअंदाज कर दिया। तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस पार्ट एंड वी आर डूइंग इट इन रॉन्ग वे। फॉर व्याधि प्रशमन भी अभी मैं कैलकुलेशंस आपको दिखाऊंगी कि आप जो व्याधि प्रशमन भी ज्यादातर लोग कर रहे हैं, मैम जैसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन जो ज्यादातर जो एक कॉमन ट्रेंड है वो गलत वे में हो रहा है प्रैक्टिस। ये थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेशन है, आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारे एंशियंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के कितने पार्ट थे जो मिला के 100% आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता था। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा और तीसरा सत्वावजय। इन तीनों को मिला के आयुर्वेदिक चिकित्सा होती थी। मतलब 100% अगर आयुर्वेदिक चिकित्सा है तो 33% बराबर बराबर नहीं, जस्ट मैं एक कैलकुलेशन समझाने के लिए कि दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्वावजय। सत्वावजय से हमें मतलब नहीं है, हम बस लिख के पेशेंट को पर्चा थमा दिए, सत्व से कोई मतलब नहीं। दैव व्यापाश्रय को गलत तरीके से प्रमोट किया गया है कि झाड़ फूक, वो भी नहीं। तो अभी चलता क्या है, युक्ति व्यापाश्रय। मीन्स 33% ही अभी करंट यूज हो रहा है। अब उस 30% में भी वी आर फोकसिंग ओनली ऑन 8.3% ऑफ दैट टोटल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो युक्ति व्यापाश्रय के फॉर्म में हम कर रहे हैं। युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा के पार्ट क्या है? निदान परिवर्जन, व्याधि विपरीत चिकित्सा, दोष विपरीत चिकित्सा और रसायन। आयुर्वेद में सिर्फ डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं होता है। जो आपके दोष हैं, डिजीज के पहले आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है, धातु साम्य क्रिया चोकता। तो जो डिजीज बाद में बनती है, पहले आपके बॉडी का होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है। तो डिजीज ट्रीटमेंट आप करते हो, बॉडी होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हो, और वो होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होने के कारण बॉडी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप रसायन चिकित्सा से करते हो। तो ना हम रसायन पे ध्यान देते हैं, रसायन चिकित्सा के नाम पे च्यवनप्राश चल रहा है, बट उसका इंडिकेशन देखो, रसायन चिकित्सा कब देनी है वो हम गलत तरीके से कर रहे हैं। दोष विपरीत से भी हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ व्याधि, कैंसर का आयुर्वेद में ट्रीटमेंट, हैवी ब्लीडिंग का आयुर्वेद में ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी का, ऐसे करके हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ध्यान हमारा किधर है? वो 100% में 8.3% व्याधि विपरीत चिकित्सा पे ही हम फोकस करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में क्या है, बीपी का, डायबिटीज का आयुर्वेद में ट्रीटमेंट क्या है। वो 8.3% में भी 2.7% अभी करंट प्रैक्टिस में आ रहा है, क्योंकि व्याधि विपरीत चिकित्सा में भी 3 चीजें आती हैं, आहार, विहार, औषध, ये मिलके चिकित्सा बनाते हैं। हमारा फोकस क्या है? कैंसर की दवाई, इनफर्टिलिटी की दवाई,
बीपी की दवाई, डायबिटीज की दवाई, आहार विहार से कोई मतलब नहीं। मैम ने जो अच्छे से फोकस किया कि मैम की ट्रीटमेंट पथ्य के बिना ट्रीटमेंट ही नहीं है भाई। घर में यहाँ गंदगी फैली हुई है और आप इसको सजाना चाहो, होगा? पहले गंदगी साफ करो, फिर सजावट होगी। जो टूट फूट हुई है उसको सही करो, फिर सजावट होगी, तब देखने लायक बनेगा। लाइकवाइज आयुर्वेद की ट्रीटमेंट है, बट हम क्या टोटल 100% आयुर्वेद चिकित्सा का सिर्फ 2.7% करते हैं। और आश्चर्य बताऊं, वो 2.7% भी नहीं ढंग से करते। लेकिन उसके बाद भी देखिए, कोविड के बाद दुनिया ने आयुर्वेद का लोहा माना। तो ऐसी पैथी जिसका 2.7% भी हम नहीं करते, मतलब मुझे तो लगता है 1% भी नहीं हम लोग करते, हम भी नहीं करते, हम सब नहीं करते, तब आयुर्वेद का लोहा दुनिया ने माना। तो आप दैवपाश्रय छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसा मैम ने बोला, दैवपाश्रय करने के लिए वैद्य को साधक होना पड़ेगा, और वो साधक होने के लिए आपको अपना आहार विहार आचरण सात्विक रखना पड़ेगा। कितने लोग कर पाओगे? जो वैद्य बनना चाहेगा उसको करना ही होगा। तो दैवपाश्रय छोड़ भी दो, तो 66% आयुर्वेद अगर हम करें तो सोचो कहां पहुंचेंगे। जिस आयुर्वेद का 1% भी करके, मैम ने बताया सर की, मैम के जो गुरु हैं उनकी ओपीडी पर डे 40 लाख। इमेजिन कर सकते हो हम आयुर्वेद को कितना छोटा समझते हैं। एक मेरे जान पहचान के डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने फॉर्च्यूनर खरीदी और बहुत शान से बता रहे थे, मैम बताइए आयुर्वेद प्रैक्टिस करके फॉर्च्यूनर भी ले लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। मुंह में तो आया कि बोल दूं कि सर आपने आयुर्वेद को इतना ही समझा है, बट कहने से नहीं होता है, वो करके दिखाना होता है। आयुर्वेद दिखाएगा, किसी को कहने की जरूरत। आयुर्वेद कितना महान है ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं सिद्ध। स्वयं ब्रह्मा ने भी स्मृत्वा, स्मरण करके बनाया नहीं था। तो जो शाश्वत है उसको दिखाने की, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हमारी बुद्धि छोटी है। ऋषि प्रणीत आयुर्वेद को समझने के लिए हमारे अंदर कुछ तो साधना होनी चाहिए, तब हम समझ पाएंगे। अदरवाइज नॉन लिविंग थिंग को, और वो भी शाश्वत को, हम इस निर्जीव और राजसिक तामसिक बुद्धि से समझेंगे तो नहीं हो सकता है। ये शाश्वत शास्त्र है। तो वो 2.7% को भी हम प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ नहीं करते। डायग्नोसिस क्या करते? फाइब्रॉइड यूट्रस, बीपी, जबकि डायग्नोसिस किस पे बनेगी? दोष, दूष्य, श्रोतस और अग्नि पे। हम करते हैं क्या? मैं गायनी की हूं, मैं बता रही हूं। जब मेरा सिलेक्शन हुआ, ऑल इंडिया टॉप किया था, मुझे गायनी नहीं चाहिए था, मुझे पंचकर्म ही चाहिए था। तो मुझे मेरे जो गुरु है उन्होंने बोला कि तुम फीमेल डॉक्टर हो, कहीं पे भी बैठोगी तो गायनी वाले ही पेशेंट आएंगे, तो क्या करोगी? मैंने बोला तो उसमें तो क्या बस बच्चे पैदा करवाना। और लिटरली मुझे गायनी बिल्कुल नहीं पसंद थी। तो बोले काय चिकित्सा से ज्यादा स्कोप गायनी में है। और तुम्हें क्या लगता है गायनी में आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं है? आयुर्वेद में ऐसा सेग्रीगेशन नहीं। आयुर्वेद इज होलिस्टिक साइंस। उसमें आपका गायनी, पीडिया ये अलग नहीं। आयुर्वेद में आप संपूर्ण शरीर की चिकित्सा करते हो, वो लोक व्यवहार में अलग अलग कर दिया गया है। तो उनके कहने से मैंने आयुर्वेद में प्रसूति, स्त्री प्रसूति उठाया, और आज मैं गर्व से और दावे से कह सकती हूँ, सच में जितना स्कोप आयुर्वेद गायनी में है उतना शायद काय चिकित्सा में नहीं है। ये मेरे गुरु के शब्द हैं, ठीक है। तो हम ये भी डायग्नोज नहीं करते। और ये 2.7% में हम क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं गैस्ट्राइटिस को। डायग्नोज करेंगे गैस्ट्राइटिस, और हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं। करके हम देंगे क्या? प्रवाल पिष्टी, क्योंकि वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कम करता है, एसिडिक सिक्रीशंस को नलीफाई करता है। हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर दी। हम ज्यादातर ऐसे ही करते हैं। हम ट्रीट करेंगे ओबेसिटी, जो हमें जो आयुर्वेद हर्बल, मैं आयुर्वेदिक फार्मा कंपनीज भी नहीं बोलूंगी, हर्बल और आयुर्वेद में डिफरेंस है। वो बताएगा मैम ये प्लांट ओरिजिन प्लांट एक्सट्रैक्ट है, ये लिपिड को कम करता है, तो आप इसको दे सकती हैं। दैट इज हर्बल प्रैक्टिस, नॉट आयुर्वेद। आपने इसमें दोष, धातु, श्रोतस, अग्नि क्या सोचा, क्या डायग्नोस करके इसको बनाया? दैट इज हर्बल प्रैक्टिस, नॉट आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। प्रसूति क्यों? हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बाय प्रवाल और अशोकारिस्ट, क्योंकि इसमें फाइटोस्ट्रोजन है। दैट इज ऑल्सो हर्बल प्रैक्टिस, नॉट आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। हम में से ज्यादा यही करते हैं। तो सोचिए, बिना कुछ समझे हम उसको कर रहे हैं और तब भी इतना रिजल्ट बन रहा है। आयुर्वेद आज के समय में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला फील्ड है, बिजनेस फील्ड है। तो सोचिए अगर उसको हम सही से करें तो कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कितना ग्रोथ है। इसीलिए इस लेक्चर को क्रिएट किया गया है। लर्निंग अप्रोच आपके काम का अब ये, वो तो इसलिए दिखाया कि आप पढ़े उस तरीके से,
लर्निंग अप्रोच जैसा मैंने बोला कि अभी से आपको करना क्या है, क्योंकि अभी इतनी रामायण महाभारत एंटरप्रेन्योरशिप ये वो, फिर अभी मैडम करना तो यही क्लास है, तो आपको यहां से क्या लेके जाना है, आप दोष प्रकृति अग्नि अभी नहीं समझ में आएगा, कोई जरूरत नहीं है, अभी पढ़ो, जब समझने का टाइम आएगा तब सब हो जाएगा। तो आपको दोष प्रकृति अग्नि धातु मल दिनचर्या, आपको संहिता बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि संहिता के अलावा आयुर्वेद नहीं है, बाकी तो सब नकल करके वो अलग अलग सेग्रीगेशन कर दिया गया है। और उतना ही बेहतर, बल्कि और बेहतर, जो आपका कंटेम्प्रेरी जो साइंस है उससे भी बेहतर आपको मॉडर्न मेडिकल साइंस भी पढ़नी है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी बेस है, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आयुर्वेद को समझना है तो मॉडर्न मेडिसिन के जो ये बेसिक सब्जेक्ट हैं आपको एमबीबीएस स्टूडेंट से भी ज्यादा अच्छा पढ़ना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे कि आयुर्वेद की ब्यूटी क्या है। अभी ना समझ में, आप बस इस बात को मान के अभी ये कर लो, 5 साल बाद आप बताओगे कि मैडम आपने क्या कहा था, क्योंकि मैंने ये किया, मैं इसमें से कुछ भी बिना किए नहीं बोल रही हूं, हवा हवाई बातें नहीं है। करना क्या है, टेक प्रॉपर हिस्ट्री, ये भी अभी आप नहीं करोगे, ये सब आपके काम का नहीं है, बस हम दिखा रहे हैं, आपके काम का है बस सब्जेक्ट अच्छे से पढ़िए। प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, जैसा मैम ने बोला कि वो मॉडर्न उस पे प्रोफार्मा पे हिस्ट्री लेते थे, मैंने मेरे यूजी टाइम में मेरे डीन को ये बात बोल दी थी कि सर हम डायग्नोसिस शीट तो हमारी मॉडर्न बेसिस पे रहती है, सीवीएस ये वो, हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम दोष धातु अग्नि तो डायग्नोज ही नहीं करते क्योंकि हमारी शीट पे वो चीजें ही नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम बड़ी विद्वान बनती हो, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस की शीट बना के दिखाओ। मैंने बनाई थी बट कुछ ईगो इश्यू था तो वो चीजें मेटेरियलाइज नहीं हो पाई, लेकिन आज 20 साल बाद उन चीजों को भी मैंने मेटेरियलाइज किया है, अभी आगे बताऊंगी। टेक प्रॉपर हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ दोष धातु अग्नि श्रोतस, जो अभी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, इन सबका बहुत ट्रीटमेंट में यूज है। आइडेंटिफाई निदान, जैसे मैम ने बोला क्या खाया था, कब उठते हो, कब सोते हो, इन टर्म्स ऑफ निदान 3 ही होते हैं, आहार विहार और मनस। और पेशेंट का करंट डायग्नोसिस, जैसा मैम ने बोला कि हम पल्स बीपी पैलर इक्ट्रस ये सब भी देखते हैं, उसके साथ हम उसकी अग्नि आम दोष दूष्य श्रोतस और व्याधि की डायग्नोसिस करेंगे, करना चाहिए। आप ये देख रहे टू डू लिस्ट ड्यूरिंग डायग्नोसिस, टू डू लिस्ट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में भी 5 पार्ट हैं। पहला निदान परिवर्जन करना ही है इन टर्म्स ऑफ आहार विहार और मनस भाव। आहार विहार बता दिया, मनस भाव वो दिन भर चिंता में डूबी रहती है, दिन भर गुस्सा करती है, पित्त और वात बढ़ना ही है। भले ही आपने बोल दिया टाइम से सो और ऐसा ऐसा खाना खाओ, आपको किसी एक को भी नेग्लेक्ट नहीं करना। डू व्याधि विपरीत चिकित्सा आफ्टर कंसिडरिंग दोष दूष्य श्रोतस, डायग्नोज करो। डू अग्नि एंड आम चिकित्सा, ये तो डायग्नोसिस का पार्ट हुआ। अब जब चिकित्सा है, चिकित्सा अग्नि के बिना हो ही नहीं सकती। सिर्फ काय चिकित्सक अग्नि की चिकित्सा नहीं करता, काय मीन्स अग्नि ही है। तो ये प्रसूति पीडिया शल्य शालाक्य वो तो एमबीबीएस पैटर्न की नकल करके हमने बनाया। अब आप देखेंगे वेस्टर्न मेडिकल साइंस में रिट्रो स्टडी हो रही है, ये हमने अभी नकल करके बनाया कि अच्छा एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो हम भी क्रिया और रचना, संहिता को फाड़ के क्रिया रचना बना दिया। आप सर्च करिएगा जाके, वेस्टर्न कंट्रीज में मॉडर्न मेडिकल साइंस की पढ़ाई अब रिट्रो लेवल पे हो रही है। फर्स्ट ईयर में ही स्टूडेंट्स को पहले हॉस्पिटल भेजते हैं, पेशेंट दिखाते हैं, लक्षण देखने बोलते हैं, तब उसमें इंटरेस्ट आएगा। हमारी संहिताएं उसी रिट्रो लेवल पे लिखी गई हैं, रिट्रो स्टडी बेस पे लिखी गई हैं। तो जब वही कहते हैं ना फैशन घूम के वेस्ट से आता है तो फैशन हो जाता है, हमारा है तो हम दीनहीन, हमारी चीजें खराब, घर की मुर्गी साग बराबर। तो अभी जाके सर्च करिएगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में मॉडर्न मेडिकल साइंस की पढ़ाई किस लेवल पे हो रही है, हमारी संहिताएं उसी बेसिस पे हैं। डू रसायन चिकित्सा एज पर दोष्य दुष्टि फॉर अपुनर्भव। आपकी ट्रीटमेंट खत्म होनी चाहिए, नहीं सिम्टम्स खत्म हो गए बस ट्रीटमेंट खत्म, नहीं, आपको दोष विपरीत चिकित्सा करनी है। व्याधि लक्षण खत्म हुए, इसलिए हम लोग हमारे पेशेंट को बताते हैं जब तुमको सिम्टम दिखना खत्म हो जाएगा दवाई अपने से बंद नहीं करनी जब तक हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिजीज ट्रीटमेंट के बाद हम दोष विपरीत चिकित्सा करते हैं, दोष साम्य करने के लिए, उसके बाद अपुनर्भव हो उसके लिए हम रसायन चिकित्सा करते हैं। ये ब्यूटी है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, बट कितने करते हैं। टू डू लिस्ट,
विथ गुड नॉलेज। ऑन्टरप्रेन्योरशिप बिना आयुर्वेद के नॉलेज के नहीं हो सकती। तो आपके लिए टेक होम मैसेज है, ये सब कथा कहानी सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह भी आपको लगेगी, लेकिन आप एक ही मैसेज लेके जाइए, आपको आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस का अच्छा नॉलेज लेके जाना है। तब सत्यनारायण भगवान की कथा समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन आपने श्रद्धा से सुना है, फल जरूर मिलेगा, आज नहीं समय आने पे मिलेगा। तो वही आपका हाल होगा। ये एंटरप्रेन्योरशिप रोड मैप है, ये अभी मैं नहीं डिस्कस करूंगी, कभी मिलेंगे तो दोबारा से बात होगी। अब ये सब कथा कहानी सुनने के बाद आपकी हालत यही होगी। किस मूवी का सीन है? यस। कहना क्या चाहते हो भाई? मशीन की लंबी एंटरप्रेन्योरशिप की लंबी लंबी बातें कर दी, सीधी सरल भाषा में बताओ। तो हमारे यहाँ जो एक ज्ञान परंपरा रही है कहानी सुनाना, कहानियों के माध्यम से हम अपने बच्चों को संस्कार देते थे, ये हमारी ही परंपरा है, बाकी कहीं दुनिया की किसी परंपरा में ये नहीं है। तो जब आप लाइव एग्जाम्पल, और कहते हैं ना बच्चों को कह के नहीं करके दिखाना चाहिए, तो अगर करा है तो ही बोल सकते हैं। तो एक लाइव एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा आज हम भी ऐसा 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 करें तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, वो ज्यादा दिमाग में बैठेगा बनस्पत की मशीन की टिपिकल जो डेफिनेशन अभी तक वही चल रहा था, और आप सबका मन यही कर रहा होगा कहना क्या चाहते हो। अब आते हैं अब इंटरेस्टिंग पार्ट पे जो कहानी के फॉर्म में है। कहानी कि आयुर्वेद से एंटरप्रेन्योरशिप होती कैसे है, क्या है। एक केस स्टडी लेंगे। एक कोविड के टाइम में एक गायनेकोलॉजिस्ट थी, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट थी, जो आयुर्वेद से प्रैक्टिस करती थी और खुश थी अपने पेशेंट्स के साथ। आयुर्वेदिक डायग्नोसिस से बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे, बहुत खुश थी अपनी दुनिया में, बहुत ज्यादा चाहिए भी नहीं था। लेकिन कोविड आया, सारी प्रैक्टिस बंद, सिर्फ एक ही प्रैक्टिस चल रही थी, इमरजेंसी प्रैक्टिस, और सारी दुनिया लड़ रही थी कि जिंदा कैसे बचे, क्या करें, कौन सा काढ़ा, कौन सा प्राणायाम, कौन सी गोली, सारी दुनिया सारी प्रैक्टिस। वो गायनेकोलॉजिस्ट की भी प्रैक्टिस, सारी दुनिया के गायनेकोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस, बड़े बड़े आईवीएफ सेंटर बंद हो गए थे और सबसे ज्यादा इनफर्टिलिटी के केस उसी समय सक्सेस हुए थे, क्योंकि सब स्ट्रेस फ्री होके घर पे बैठे थे और जो आईवीएफ जिनका जिनका प्लान था वो सब नॉर्मल घर में कंसीव कर गए, प्रैक्टिस बंद। तब अब क्या करना चाहिए, उस गायनेकोलॉजिस्ट को लगा कि उसके पास, और उसकी श्रद्धा थी आयुर्वेद में, तो उसको लगा कि वो आयुर्वेद के सिर्फ एक पार्ट का अभी तक वही, जैसे मैंने बताया ना कि आपके पास अगर हाथ और पैर हैं तो आपको दोनों का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि हाथ से हम क्या कर सकते हैं, पैर से क्या कर सकते हैं। तो लाइक कि वो सिर्फ हाथों का यूज कर रही थी, पैर से भाग के वो और दुनिया देख सकती है, उसका उसको नॉलेज नहीं था। मीन्स वो अपनी जो कैपेबिलिटीज है सिर्फ वो गायनी में घुसी हुई थी और बस उसी को वो अच्छे से यूज करके कि मैं आयुर्वेद की अच्छी प्रैक्टिस कर रही हूँ, खुश। लेकिन उसकी स्ट्रेंथ और क्या थी, आयुर्वेद होलिस्टिक साइंस है, आयुर्वेद कंप्लीट साइंस है, सिर्फ गायनी तक लिमिटेड नहीं है। तो उसने सोचा कि क्यों ना जो नॉलेज उसके पास आयुर्वेद का है होलिस्टिक वे में लोगों को बताया जाए। लेकिन क्वेश्चन क्या उठा कि मैं अकेले में एक छोटी सी गायनेकोलॉजिस्ट एक चैरिटी के हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैं अगर ये बात बोलूंगी तो सुनेगा कौन, इतने बड़े बड़े आयुर्वेदिक सेंटर्स और ये सारा कुछ चल रहा है। तब उसको लगा कि जो नॉलेज है और ये बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जो है कोविड टाइम में ही बहुत बूम किया, तो दिमाग में आया कि अगर आप किसी वैल्यू के साथ खड़े होते हो और कोई एक प्लेटफॉर्म लेके खड़े होते हो, अपनी एक क्लिनिक में चैरिटी हॉस्पिटल, जैसा मैंने बोला ना, सस्ती प्रैक्टिस नहीं करनी है, 100 रुपए की फीस लेके करोगे तो लोग उसी मेंटेलिटी से आएंगे। तो एक चैरिटी हॉस्पिटल में मैं चाहे जितना भी अच्छा, मतलब वो गायनेकोलॉजिस्ट कितना भी अच्छा बोले, लोग उसको अरे फ्री फंड वाली है, अपना प्रैक्टिस चमकाने के लिए बोल रही है। तब उस गायनेकोलॉजिस्ट ने सोचा कि नहीं, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां एक वैल्यू के साथ बने। ये ब्रांड बनने की कहानी होती है, कैसे कोई चीज बनती है। तो ब्रांडिंग, जो मैम ने बोला ना, फीस इज ब्रांड। एक डॉक्टर की पढ़ाई की कीमत आप 500 रुपए, लोग बोलते हैं ये बस दवाई लिखने का 500,000 लिए, वो लिखने का 1000 है, वो हमारी वैल्यू है। 500 आप नहीं दे सकते हो, उस डॉक्टर की वो कीमत ही नहीं है, वो तो आपके ऊपर एहसान करके करा जा रहा है। आप उसके 20 साल, जो जवानी के 20 साल जो लाइब्रेरी में 10-10 बजे तक जो डॉक्टर्स ने बिताए, रातों की नींद वो करी, आप उसका कीमत दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। बट ठीक, एक जेन्युइन है, वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तब लगा कि नहीं, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से हम वो बातें कहें तो उसकी वैल्यू हो।
लोग पैम पेंशन ना, तो ब्रांडिंग का जमाना है। बिना ब्रांडिंग करके पानी भी अच्छा बिकता है, वरना वो नल का पानी आप बंद नहीं करने जाते। लेकिन ब्रांडिंग करके जो बॉटल है वो विराट कोहली कितने में पीता है मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे। तो बात होती है ब्रांडिंग की। तो कोई भी जब चीज आप किसी विजन के साथ करते हो, विजन होना चाहिए, नहीं कि बस वो कर रहा है तो मैं भी कर लूं उस चीज, क्योंकि बिना विजन के आप ज्यादा दिन नहीं दौड़ सकते हो, बिना विजन के आप नहीं सरवाइव कर सकते। इनोवेशन तभी आएगा जब आप किसी जिस भी फील्ड में इनोवेशन करना चाह रहे हो उसके लूप होल्स पता हो, उस लूप होल्स को कैसे फिल करना है। तो आप एंटरप्रेन्योर तब बनोगे जब आपको आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस दोनों ही बेहतर पता होगा कि लूप होल्स कहाँ हैं और आप उसको कैसे फिलअप कर सकते हो। ये किसी भी फील्ड में ब्रांड बनने के लिए या इनोवेशन होने के लिए पहली शर्त है। जैसे सूटकेस वाले केस में बताया कि पहिया कैसे लगा। इनोवेशन, प्रोडक्ट रेंज, ब्रांड वही सफल होता है जिसके पास मल्टीपल, जैसे पतंजलि अभी आयुर्वेद में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा ब्रांड है जिसने बड़े बड़े एमएनसीज को वापस कर दिया। उसके पास प्रोडक्ट रेंज है, दवाओं से उतरे, फूड में आए, जीएमपी में आए, कपड़े में आए, रेंज होनी चाहिए कि आपको कोई पकड़ ना सके। सॉरी, इसमें की फीचर्स क्या थे? आपके पास ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, नीश होना चाहिए, क्योंकि नीश का मतलब आपका स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप कोविड के बाद से खड़ा हुआ कि लोग पैसा है, पैसे लेके हॉस्पिटल्स के गेट पे खड़े हैं, हमें सांस दे दो। वो सांस कैसे मिलेगी, लोग क्या खाएं कि इम्यूनिटी बढ़ जाए, वो नीश मार्केट था, आयुर्वेद का है। और जो क्रॉनिक डिजीजेस से जो परेशान है, जो अभी करेंट डिजीजेस से परेशान है, वो सब नीश मार्केट है। मतलब व्हाट नॉट, जो चरक ने बोला है ना, यदे हास्ति तदन्यत्र, सब कुछ आयुर्वेद का नीश मार्केट, सब कुछ है, जो बोलो सो। ठीक है, तो स्केलेबल मॉडल है, हम सब कर सकते हैं। और क्वालिटी और ट्रस्ट कैसे होगा? क्योंकि वो आयुर्वेद की डॉक्टर थी, एक रिनाउंड कॉलेज से पढ़ा था, अच्छी स्कॉलर थी, आयुर्वेद और मॉडर्न का नॉलेज था। मीन्स आप में भी हो सकता है ये ऐसा होना, तो वो क्रेडिट है। कैसे आप कैसे दूसरे से अलग, है ना? तो ये सारी चीजें किसी ब्रांड में, या अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अब मैं या आप जाके हम ताज जैसा ग्रुप नहीं खड़ा कर सकते, या कोई फूड चेन की बात कर लो, हमें नॉलेज ही नहीं है भाई, तो आप वही इनोवेशन कर सकते हो जहां आपको नॉलेज हो। ओके, ये चीजें इसलिए कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए कहीं भी। बस ये नहीं कि जोश में आए स्टार्टअप इतनी सारी स्कीम्स चला रही है, स्टार्टअप इंडिया चल रहा है, हमें भी सब्सिडी मिल जाए, हम भी कुछ कर ले। नहीं, पूरी प्लानिंग। वो जो पीछे एक मैंने स्लाइड दिखाई थी ना, ये एंटरप्रेन्योरशिप रोड मैप पूरा 5 साल का होता है। 6 महीने से लेके 1 साल लगता है सोचने में कि आप किस फाउंडेशन पे खड़ा होना चाहते हो। ब्लिस-वेदास को भी लगे थे। ठीक है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, कैसे क्या करेंगे, क्या हमारे जो आइडियाज हैं, हमारे जो कोर कॉन्सेप्ट है, वो सारा कुछ क्या होगा, कैसे कैसे हम करेंगे प्लानिंग, उसके लिए आपको 1.5 साल लगते हैं। फिर 18 से 36 महीने आपको स्टैब्लिशमेंट करना पड़ता है। उसके बाद मैच्योरिटी और इम्पैक्ट 5 साल बाद। तो ब्लिस-वेदास जो है 2020 कोविड टाइम में एग्जिस्टेंस में आया था, आज 5 साल हो गए हैं। ये इसलिए नहीं कि ब्लिस-वेदास की बड़ाई हो रही है, एक लाइव एग्जाम्पल है और हम लाइव से ज्यादा सीखते हैं सिर्फ इसलिए। ये किसी एक स्पेसिफिक नहीं, ये है इसलिए, अदरवाइज हवाई बातें करने में फिर लगता है अच्छा उसने किया कैसे। आपके सामने एग्जाम्पल है इसलिए। पतंजलि की भी बात हो सकती थी, बट आप सोचेंगे उतना बड़ा, ये आपके सामने अभी 5 साल में ऐसे ऐसे हुआ है, इसलिए बस एक लाइव एग्जाम्पल है। अदरवाइज ब्रांडिंग और इसका कोई पर्पस नहीं है, आप इसके बदले कोई भी नाम सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके हुआ, ये सारा कुछ सोचा, कोर वैल्यूज क्या होंगी, सारा कुछ सोच के आप देखिए कोर वैल्यू, एक एक चीज पे काम हुआ। ब्लिस-वेदास नाम तो खुद से आया, उसका टैगलाइन आपकी कोर वैल्यू, किसी भी ब्रांड की आप टैगलाइन देखिए, अभी मैं यहाँ डायस पे देख रही थी, नीचे टैगलाइन लिखी हुई है, मतलब किसी ने भी किस कॉन्सेप्ट के साथ उस चीज को रचा है वो उसकी टैगलाइन से दिखता है, वो क्या वैल्यू लेके चलता है, वो उस बनाने वाले के माइंडसेट को दिखाता है। टैगलाइन उसकी सांस होती है।
तो इस ब्रांड की सांस है योर्स हेल्थ एलेक्सा, मीन्स आपके हेल्थ एलेक्सा, उस टाइम एलेक्सा का जमाना था, अभी चैट जीपीटी है, अगर इस टाइम ये बना होता तो योर चैट जीपीटी, हेल्थ चैट जीपीटी इसका टैगलाइन होता, बट योर उस समय एलेक्सा फैशन में थी, एलेक्सा से कुछ भी बोलो कर देती है, तो आयुर्वेद से अच्छा एलेक्सा हेल्थ का कोई हो ही नहीं सकता। तो ब्लिस वेदास की कोर वैल्यू और कोर कॉन्सेप्ट ही यही था कि हेल्थ, क्योंकि अभी तक ज्यादातर आयुर्वेद का बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कोई दवाई बना दिया, कोई क्रीम बना दिया, कोई स्पा सेंटर खोल दिया, ऐसा ही नहीं, हेल्थ एलेक्सा मतलब कुछ भी, व्हाट नॉट। तो ब्लिस वेदास का और एक्सपेंशन होना भी तो जस्ट अपने सीडिंग फेज में है। तो ये ऐसे ऐसे गायनेकोलॉजी ऑप्स, ये भी लोगों को समझने के लिए, क्योंकि लोगों को आयुर्वेद की भाषा में समझ में नहीं आता, बोला जाए कि मर्म चिकित्सा और प्रकृति निर्धारण के आधार पे आपकी आहार चिकित्सा, तो लोगों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए समझाना भी लोकल लैंग्वेज में होता है। जैसे मैम बीच बीच में भोजपुरी बोल रही थी ना, बनारस में बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो फिर वही कहना क्या चाहते हो, वही वाला हाल होगा, ठीक है। तो अब देखो आपके मेडिकल मतलब बियॉन्ड प्रैक्टिस, इसमें प्रैक्टिस की भी चीजें हैं, उसके अलावा गर्भ संस्कार, स्लिमिंग, सब पतला होना चाहते हैं, कोई गोली दे दीजिए पतले हो जाएं, नहीं होगा, उसके लिए आपको पूरा एक प्लानिंग होती है, पूरा एक कोर्स प्लानिंग होती है। गर्भ संस्कार बहुत हॉट टॉपिक है, आप गूगल करके देखिए, जितने नॉन आयुर्वेदिक, जितने नॉन डॉक्टर्स हैं वही सब गर्भ संस्कार चला रहे हैं। जिसको आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी गर्भिणी की नहीं मालूम, आयुर्वेदिक मॉडर्न फिजियोलॉजी प्रेग्नेंट पेशेंट की नहीं मालूम, वो क्या गर्भ संस्कार कराएगा? संस्कारों नाम ही गुणांतरा धानम, जिसको गुण ही नहीं मालूम, दोष ही नहीं मालूम, वो गुणों का अंतर्धान कर देगा? नहीं कर सकता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजिस्ट से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये नीश है, ये कैपेबिलिटी है, तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता, ये आपका स्ट्रेंथ है। फिर वैसे ही मर्म, विद्ध, अग्नि, इतने सारे फील्ड है, आपको पता ही नहीं कि आयुर्वेद में क्या क्या ब्यूटी है और आपको क्या मिलने वाला है, आपको पता नहीं है। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो मम्मी पापा का बैंक बैलेंस नहीं मालूम होता ना, उनका प्रॉपर्टी नहीं मालूम होता, लेकिन वो सब आपका है। जब बड़े हो गए टाइम आएगा सब आपका। लाइकवाइज आयुर्वेद का ये सारा बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी है, अभी बस प्यार से मम्मी पापा के घर में रहो, वरना मार के निकाल देंगे तो सारी प्रॉपर्टी से भी बेदखल, वही हाल होगा। तो इसलिए प्रेम पूर्वक, जो माता पिता है, सब कुछ है आयुर्वेद, उसके साथ प्रेम पूर्वक रहिए, सारी प्रॉपर्टी आपकी होगी। फिर क्या? योर्स हेल्थ एलेक्सा। फिर ब्रांड, इसमें एक लाइन डालेगी, ब्रांड बाय अ लेडी डॉक्टर। अभी लेडी डॉक्टर हटा दिया है, तो फिर क्या होता है कि लेडी स्पेसिफिक फीमेल ब्रांड है क्या? नहीं भाई, हमारा नीश मतलब ब्लिस वेदास का जो नीश है मेल भी है, हेल्थ सिर्फ फीमेल्स को ही थोड़ी चाहिए, मेल को भी चाहिए, तो लेडी डॉक्टर हटा दिया, वुमेन केयर भी हटा दिया। अभी इसका टैगलाइन मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री टैगलाइन हुआ है, इन दी होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत। ये नीश को और ज्यादा वाइड कर दिया, अदरवाइज सिर्फ फीमेल आती नहीं, ब्लिस वेदास तो बस फीमेल का है, इसलिए इसको होलिस्टिक भारत ट्रेडिशन से जोड़ा, क्योंकि अब बैक टू द रूट हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं और लोग आना चाह रहे हैं, तो आप एक माध्यम बनो ना, एक प्लेटफॉर्म बनो। तो पूरा जो पर्पस था ब्लिस वेदास का वो इसी के लिए था। तो शुरुआत कैसे हुई भाई? एक सेंटर खोला, पहले ये ब्रांडिंग, पहले लोगो बनाया, फिर उसका ट्रेडमार्क कराया, ये ऐसे ऐसे, जैसे अभी आपने जो 5 साल का रोड मैप पढ़ा ना, उसका ये ऐसे ऐसे हुआ, ये स्टेप आपके पास लाइव एग्जाम्पल है, ये कोई ब्रांडिंग प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ लाइव एग्जाम्पल, छोटा, एकदम छोटे लेवल का, आप इससे बड़ा कर सकते हो, है ना। इनॉग्रेशन हुआ, डीन सर आए, और लोगों को दिखना चाहिए ना, पैम पैन शो, जो दिखता है वही बिकता है। तो हम गुदड़ी में कहीं भी पड़े रहे तो हम बड़े महान, वैसा नहीं, अभी समय के साथ चलना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। फिर जो हमारे जो क्लासिकल जो ड्रग्स हैं, क्या कोर, आप क्या अलग कर रहे हो? नॉर्थ इंडिया में जो जो प्रेग्नेंट लेडीज में जो एक ट्रीटमेंट चलता है, नाम दे लूंगी ड्रग्स का, बट उसके बाद भी उस गायनेकोलॉजिस्ट ने देखा कि 5 में से 3 जो बेबी हैं उनका आईयूजीआर या ओलिगोहेड्रोमियोस के कारण अर्ली सर्जरी करनी पड़ रही है या डिस्ट्रेस में जा रहे हैं, और पेशेंट क्वेश्चन करता है, मैम इतनी महंगी दवाइयों के बाद भी क्यों ऐसा हो जा रहा है? आपने जो बोला हमने सारी दवाइयां दी। तो फिर लगा कि जो करंट प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही, तो इसके लिए क्या? फिर अपने रूट पे आए और देखा कि आयुर्वेद में गर्भ रक्षक योग, अभी आप जब प्रसूति पढ़ोगे
तो मासानुमासिक काढ़े बताए गए, हर महीने में माँ और बच्चे की डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है वो काढ़े के फॉर्म में दिया हुआ है, बट नॉर्थ इंडिया में वो अवेलेबल नहीं था। फिर उस गायनोकोलॉजिस्ट ने वो, और नॉर्थ इंडिया में काढ़े लोग पिएंगे नहीं, तो फिर उसने उसको टैबलेट फॉर्म में बनाया और अपने पेशेंट्स को पूछ पूछ के देना शुरू किया कि ये टैबलेट है, आप आयुर्वेदिक टैबलेट ले लेंगे, तभी पूछना पड़ता था, और उन्होंने लेना शुरू किया। और आज 5-6-7 साल से ज्यादा हो गए हैं, ये दवा पहले बनी थी, ब्रांड बाद में बना था, तो अब प्रोजेस्ट्रॉन, एलार्जिनिन, ये सारी चीजें दिए बिना 1% तो चलिए बोल देते हैं, 99% केसेस में किसी बेबी को, किसी मदर का जो डिलीवरी है वो फीटल डिस्ट्रेस ड्यू टू ओलिगोहाइड्रोमनियोसिस या आईयूजीआर के कारण नहीं करना पड़ा है। ये इस ड्रग, ये हमारे क्लासिकल ड्रग है, नॉट प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी और क्लासिकल में फर्क होता है, क्लासिकल जो आपके संहिताओं में बताए गए लेकिन आप यूज नहीं करते हो, तो यूज नहीं करते इसलिए मार्केट में नहीं है, बिजनेस तो वही देंगे ना जो चल रहा है, एस्टैब्लिश मॉडल। ये एस्टैब्लिश मॉडल नहीं था। नॉर्थ इंडिया में गर्भरक्षक जो ड्रग्स हैं, ये गर्भरक्षक को शॉर्ट फॉर्म में किया गया GR, इजी रहे लोगों को पकड़ने में, गर्भरक्षक योग 1, गर्भरक्षक योग 2, गर्भरक्षक योग 3, ये ऐसे करके पूरा 9 मंथ का साउथ और महाराष्ट्र में चलता है। बट ये नाम ब्लिस वेदास ने रजिस्टर करवा लिया, ट्रेडमार्क करवा लिया, गर्भरक्षक कोई और नहीं ले सकता। तो ये एक एंटरप्रेन्योर का थॉट प्रोसेस होता है कि ये निश्चित रूप से अच्छी दवा है तो 10 लोग बनाएंगे इस नाम से, ये नाम ट्रेडमार्क है, ब्लिस वेदास के अलावा कोई यूज नहीं कर सकता। और ये सिर्फ बनाया नहीं, ये तो बना तो कितनी कंपनियां रही हैं, लेकिन इसका जो रिसर्च है वो पूरा निकाला। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इन मेडिसिन के जो रिसर्च है, रिसर्च हो ही रहे भाई सारी दुनिया में, कौन सी ऐसी हर्बल ये है जिसका रिसर्च ना हुआ हो, सारा उसके फाइटोकेमिकल सब आइडेंटिफाइड है। लेकिन उनका जो इफेक्ट है हर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मदर की बॉडी में जो जो चेंजेस आ रहे हैं और फीटस को जो जो चाहिए उसको ये कॉम्प्लीमेंट करती है ये ड्रग। ये यूज करने के बाद, क्योंकि इसको लॉन्च करना था मींस एक बड़े स्टेज पे, जब आप एक कहीं स्टेज पे जाके बोलते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, तो इस क्योंकि 3 साल हो चुका था, रिजल्ट मिल रहे थे, लेकिन अब इसको पब्लिक अवेयरनेस, एक ब्रांडिंग करनी थी, इसलिए फोटोज कुछ कुछ गायब हो गए, सॉरी। ये जो स्लाइड थी ये BHU के प्रसूति कॉन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें गर्भरक्षक योग सीरीज को, प्रसूति का पहला वहां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी आयुर्वेदिक कॉलेजेस की जो HODs थी उनके थ्रू इसको इनॉग्रेट करवाया गया था, और इसका पूरा रिसर्च डेटा वहां पब्लिश किया गया था, पेपर प्रेजेंट किया गया। और तब ये जब बनाया गया था तब वो डेटा नहीं देखा गया था, वो श्रद्धा से कि हमारे आचार्यों ने बनाया है तो ये जरूर सही होगा, वो बस उस श्रद्धा से बना के पेशेंट्स पे जब रिजल्ट देखा और वापस जाके जब इसके रिसर्च डेटा देखे तो आश्चर्य लगा कि अच्छा ऐसा है। मतलब 1 इंच भी इधर से, 1 रत्ती, इंच तो ज्यादा, 1 रत्ती भी इधर से उधर नहीं था कि इस औषधि की जगह, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग है, इसकी जगह ये डाल देते तो अच्छा होता। ये आयुर्वेद की ब्यूटी है। ये फोटो गायब हो गई है। इसके अलावा रेंज की मैं बात कर रही हूँ। एक तो जो अपनी क्लासिकल आयुर्वेदिक ड्रग थी वो कोर है कि ब्लिस वेदास क्लासिकल आयुर्वेदिक प्रैक्टिस पे बेस है, ना कि ये दवाई बना दी ये इसमें बहुत अच्छा काम करती। इसके अलावा नीश मार्केट क्या था, क्योंकि वो गायनोकोलॉजिस्ट थी, उसके पास फीमेल्स आती थी, औरतें अनीमिया से सांस फूलती रहेगी लेकिन स्किन अच्छी चाहिए, मैम बाल झड़ रहा है, सांस फूल रही है, हाथ पैर पीले पड़े लेकिन बालों की चिंता, ये नहीं मालूम कि उस अनीमिया से बाल झड़ रहे हैं। तो नीश मार्केट थी, डिमांड थी, डिमांड होगी वहीं आप प्रोडक्ट अपना ये कर सकते हो। तो साथ में कॉस्मेटिक भी बनाया, लेकिन कॉस्मेटिक इसलिए नहीं कि आपका बाल झड़ रहा है ये तेल लगा लो, कॉस्मेटिक इसलिए कि ये एक पार्ट है ट्रीटमेंट का कि अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो पहले आम देखा, मतलब पहले आपका बॉडी फिजियोलॉजी में क्या डिस्टर्बेंसेस हैं, तेज और प्रभा किसका है, पित्त का गुण है, और कौन सी वात, वात के भेद के कर्म पढ़े हैं ना, हम सब जानते हैं, पित्त तो फट से बोल दिया, कौन सी वात, वर्ण और प्रभा को कौन सी वात कंट्रोल करती है, सोचा भी था, कौन बताएगा, जो बताएगा उसको मेरी तरफ से प्रभा ग्लो बढ़ाने वाला कौन है, हाँ बताए,
सर नहीं नहीं, सर लोग नहीं, बच्चे। सर लोगों का थोड़े ही बोलेंगे, आप लोग तो पढ़ा ही रहे, हमें पता है बच्चे कितना ले रहे हैं। कौन सी बात वर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ज्यादा टाइम नहीं, बस सब गलत। फिर से जाके पढ़ना। संहिता कौन पढ़ाता है? बोलना फिर से, वात के कर्म पढ़ाए। ठीक है, तो यहां ये बताया गया कि ब्लिस वेदास शांत, ब्लिस वेदास कॉस्मेटिक बनाता है, बट नॉट इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला अच्छा अब आयुर्वेदिक प्रैक्टिस छोड़ के अब इसमें, हाँ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री तो बहुत बूम पे है। नहीं, एक बहुत छोटा पार्ट है ये। आप कितना बड़ा आयुर्वेद में, हम बड़े को छोड़ के छोटे पे क्यों जाएंगे भाई? तो एक पार्ट है। ब्लिस वेदास इनर ब्यूटी से आउटर ब्यूटी की बात करता है, नॉट कि ये सीरम लगा लो, ये शैम्पू लगा लो। आपका इनर हेल्थ सही करेगा। जैसे हमारी औषधियां, हमारे लेप ट्रीटमेंट का पार्ट है, वैसे ही हमने ट्रेंड के साथ, करंट जो सिस्टम चल रहा है उसके साथ हमने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को, ब्लिस वेदास ने सीरम, शैम्पू, वो कस्टमाइज करके एज अ ट्रीटमेंट मोडेलिटी प्रोजेक्ट किया। तो ये ना समझे कि ब्लिस वेदास कॉस्मेटिक बेचती है, वो ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। जैसे भाई हम टैबलेट, चूर्ण, च्यवनप्राश, सारी चीजें वो करते हैं, वैसे ये भी ट्रीटमेंट का पार्ट है। लेप, अब लेप लगाने बोलोगे पेशेंट, तो वही ना, आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। हम ही को कोई दे दे, हम कितनी बार लेप लगाएंगे, लेकिन अगर उसको फेस पैक फॉर्म में कर दिया तो ठीक है। और लेकिन उसके साथ हमने बताया कि भाई अग्नि का चिकित्सा करिए, धातु दोष पाचन करिए, स्नेहन करिए। हम हमारे पेशेंट्स को बताते हैं, ब्लिस वेदास बताता है कि चेहरे की कांति बढ़ाने के लिए दिनचर्या में क्या क्या बताया गया है। दिनचर्या चैप्टर में चेहरे की कांति बढ़ाने के लिए क्या क्या कर्म बताए गए हैं, फट से। यस, कितने लोग करते हैं? 2000 रुपए का सीरम लगा लेंगे, लेकिन अभ्यंग मैम हम तेल नहीं लगाते। नस से तो जानते ही नहीं। शिल्पा शेट्टी का भला हो जिसने ओरल ऑयल पुलिंग का थोड़ा फैशन बना दिया, तो अभी बोलने में अच्छा लगता है। शिल्पा शेट्टी का सुना है ना? मतलब बताओ, हमें शिल्पा शेट्टी का नाम लेना पड़ रहा है हमारा नस से समझाने के लिए। शिल्पा शेट्टी ऑयल पुलिंग करती है ना, वैसा ही नेजल ऑयल पुलिंग होता है, समझाना पड़ता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, वो बिक रही है। तो अब आपको अभ्यंग तो सीरम के साथ बताया जाता है कि भाई नहाने से पहले आप अभ्यंग करो, आप नेजल ऑयल पुलिंग करो। थोड़ा ट्रेंडी टर्म्स नस से बोलने से, लेकिन अभी वो भी फैशन में आएगा, आप देखिएगा। प्रतिमर्श नस से वो मैं अभ्यंग करा के आ रही हूं, है नहीं? वो वैसा वाला, वो थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगेगा। अब बैंगलोर और मेट्रोज में जाइए, अभ्यंग नहीं, अभ्यंगम। बड़े बड़े स्पाज में मैम उद्वर्तनम हो रहा है, वो फिर उसके लिए 20,000 दे देंगे। तो अभी वो टाइम भी आएगा, देखते जाइए। आप लोग जैसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आएगा, ठीक है? तो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। ये डिटेल में फिर कभी बात करेंगे, बट मैं आपको एरियाज बता रही हूं और कैसे आप अलग हो दूसरों से वो बता रही हूं। इसका भी ये फोटोज कुछ कुछ गायब हुई है। ब्रांड कैसे बनता है उसका एक, पहले आप एक प्लेटफॉर्म बनाइए। लोगो इज आपकी आइडेंटिटी, एक प्लेटफॉर्म। आप स्ट्रेटेजी बनाइए, फिर आप एडवर्टीजमेंट कीजिए। एडवर्टीजमेंट आपका काम बोलता है, नहीं कि 50,000 देके हमने इधर उधर सब बैनर पोस्टर। डिजाइन आपका जो काम है वो डिजाइंड वे में होना चाहिए, आपकी एक वैल्यू होनी चाहिए। आप डॉक्टर हो, अगर एक डॉक्टर का, ब्लिस वेदास डॉक्टर्स ब्रांड है, वो अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड अपने प्रोडक्ट खुद बनाता है, तो आप बताइए जो डॉक्टर अपनी दवाइयां खुद बनाता है, क्या वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ही गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो लोगों को फेथ आएगा कि अच्छा ये दवाइयां ये बनाते हैं तो इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा। तो वो एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट ही किसी भी ब्रांड का। अब जैसे टाटा नाम किसी के साथ जुड़ गया तो क्या, हॉस्पिटैलिटी, टाटा ब्रांड का, आप चाहे ताज में चले जाइए या टाटा का कुछ भी, उनकी सर्विस बहुत अच्छी होती है। तो ये एक उनका कोर वैल्यू है। तो वैसे ही जो ब्लिस वेदास है, क्योंकि डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर का ब्रांड है, तो कोर वैल्यू है कि हम क्वालिटी और आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स के साथ, ब्लिस वेदास क्वालिटी और आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स के साथ समझौता नहीं करेगा, क्योंकि ये खुद डॉक्टर का ब्रांड है, उसकी प्रैक्टिस ही उसी से चलती है भाई। तो लोगों को धीरे धीरे ये विश्वास होने लगा कि ये क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये ट्रस्ट बनता है और तब जाके एक ब्रांड खड़ा होता है।
तो ये ब्रांड के बनने के पीछे कितनी मेहनत लगती है समझ में आया। एंटरप्रेन्योरशिप बुलबुला नहीं है, उसको तैयार करना पड़ता है, एक पिरामिड है जिसके लिए ठोस बेस चाहिए होता है, तब वो टॉप देखने दुनिया आती है। फिर साथ साथ आपको अपीयरेंस भी देनी पड़ती है। ये कितने लोग पहचानते होंगे, देव पुजारी सर हैं NCISM के हेड, और हैदराबाद में निम्स में MSME जो स्टार्टअप्स को हैंड होल्ड करती है, भारत सरकार का जो मंत्रालय है, ऑल ओवर इंडिया के आयुर्वेदिक कॉलेजेस से जो टीचर्स थे उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अपने स्टूडेंट्स में कैसे करना है, उसके लिए ही NCISM की तरफ से प्रोग्राम चला था, जहां पे ब्लिस वेदास को भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। और जैसे आपके सामने ब्लिस वेदास की केस स्टडी बताई जा रही है, वैसे ही वहां खड़े होके गौरव की बात है ब्लिस वेदास के लिए कि देव पुजारी सर के सामने ब्लिस वेदास ने अपनी केस स्टडी प्रेजेंट करी थी, और सर अप्रिशिएटेड दैट। फोटोज गायब हैं, वरना इसमें वही कि किस किस लेवल पे हमने काम किया। एक और जो बात हुई थी कि डीन सर ने बोला कि अच्छा तुम डायग्नोसिस आयुर्वेदिक बनाओगी, उसका भी जवाब 20 साल बाद ब्लिस वेदास ने, वो जवाब नहीं कहेंगे एक्चुअली, उन्होंने वो करने के लिए प्रेरित किया। हनुमान जी के पास बहुत शक्ति थी, लेकिन जामवंत जी ने जब उनको प्रेरित किया कि का चुप साध रहा बलवाना, तब उनको याद आया कि मैं उड़ भी सकता हूं, समुद्र भी पार कर सकता हूं। तो वो गुरु ने वो प्रेरित किया था कि अच्छा तुम ही बना के दिखा दो। तो वो 20 साल लगे उस चीज को डेवलप करने के लिए। ब्लिस वेदास ने LSA लाइफस्टाइल असेसमेंट टेस्ट मॉड्यूल भी तैयार किया है, जिसमें आपकी आयुर्वेदिक डायग्नोसिस इन द टर्म ऑफ कि निदान आप क्या सेवन कर रहे हैं और उसके कारण किस दोष लेवल पे डिस्टरबेंस आ रहा है, किस श्रोतस पे आ रहा है, किस धातु पे आ रहा है, वो सारा ये टेस्ट देने अपीयर करने के बाद ऑनलाइन मेथड से वो पूरा डायग्नोसिस निकल के आता है कि आपका ये निदान है जो इस श्रोतस को दुष्ट कर रहा है, इस दोष को दुष्ट कर रहा है, आप इस रस का अधिक सेवन कर रहे हैं, आपके ये सिम्टम इसके कारण है। आयुर्वेद की एक और ब्यूटी बताऊं, आयुर्वेद जो ठीक है किसी भी दवा, कोई भी दवाई अपने केमिकल के हिसाब से काम करती है, जैसा अभी जो फार्माकोलॉजी कहती है, लेकिन आयुर्वेद की भी दवाइयां, ठीक है आप कोई भी पत्ती लीजिए उसमें भी फाइटोकेमिकल होते हैं, उससे तो काम करती है। उसके अलावा जब हमारी जिह्वा पे, जीभ पे उस औषधि का टेस्ट आता है, तो आपके ब्रेन एरिया, डिफरेंट ब्रेन एरिया, क्योंकि टंग से जो टेस्ट रिसेप्टर जो एक्टिवेट होते हैं वो डिफरेंट टेस्ट, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस का रिसर्च है कि डिफरेंट टेस्ट ब्रेन के डिफरेंट एरियाज को एक्टिवेट करते हैं। तो आयुर्वेदिक औषधियां सिर्फ अपने फाइटोकेमिकल से काम नहीं करती हैं, वो अपने टेस्ट के थ्रू ब्रेन के डिफरेंट एरियाज को स्टिमुलेट करके आपका न्यूरोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल एंड हार्मोनल सिग्नलिंग को एक्टिवेट करती हैं, जो बॉडी को तैयार करती है, जो आपका डिजीज है उसको दूर करने में और बॉडी को हील करने में मदद करती है। तो आप सोचिए आयुर्वेद ही ऐसी एक विधा है जिसमें औषधियां अपने फाइटोकेमिकल के अलावा अपने टेस्ट से काम करती है। कोई भी और मेडिसिन इस तरीके से नहीं काम करती। और यहाँ पे ये बताऊं, जो डिफरेंट एरियाज, ब्लिस वेदास का अपना यूट्यूब चैनल है जहां पे इन्हीं मिथ्स को क्लैरिफाई करने के लिए ब्लिस वेदास वीडियोस भी डेली डालता है। अदरवाइज यूट्यूबर बनने का कोई शौक नहीं था, क्योंकि यूट्यूब से एक अर्निंग कर लो, डॉक्टरी छोड़ो यूट्यूबर बनो, क्योंकि आज बिना पढ़े लिखे लोग भी इतना कमा रहे हैं जितना डॉक्टर दिन भर घिस के नहीं सोच सकता। वो पर्पस नहीं था ब्लिस वेदास का, वो कि रियल आयुर्वेद लोग समझे। और आप जाके देखिएगा, 3 दिन पहले वो वीडियो पड़ा है जहां काढ़े का स्वाद, क्योंकि अभी आजकल क्या होता है, लोग काढ़े के बदले टैबलेट लेना पसंद करते हैं, लेकिन क्यों हमारे आचार्यों को वटी का ज्ञान नहीं था, क्यों उन्होंने काढ़े और चूर्ण बनाए? वो अलग अलग मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट यूज करना जानते थे। कुछ दवाइयां वो काढ़े के ही फॉर्म में ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि उनको मालूम था इससे ब्रेन के डिफरेंट एरियाज को एक्टिवेट करके हम हीलिंग ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। स्वरस और जो क्वाथ है इसीलिए वो ज्यादा पोटेंट माने गए हैं। आप जाके वो वीडियो देखिए, उसमें मतलब एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे जो षड रस है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, वो कैसे अलग अलग आपकी बॉडी में जो न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोनल एक्सिस है उसको कैसे स्टिमुलेट करते हैं और आपकी हीलिंग को कैसे प्रमोट करते हैं। वो देखने के बाद आपको लगेगा, और पेशेंट से ये रिक्वेस्ट उस वीडियो के माध्यम से की गई है कि
जो डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर आपको चूर्ण और काढ़ा देता है तो प्लीज उसको टैबलेट से रिप्लेस करने का रिक्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि इससे आप अपना ही नुकसान करेंगे। ड्रग का जो एक अदर इफेक्ट आपकी बॉडी को मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। तो शायद वो देख के, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस भी फैलानी है, भाई आयुर्वेद की ब्यूटी क्या है, सिर्फ आयुर्वेद के स्टूडेंट्स में नहीं, लोगों में भी फैलानी है। लोगों को पता ही नहीं है। हमारे पास लोग आते हैं, मैडम हमको तो ये पता ही नहीं था कि आयुर्वेद में ये होता है, हमको तो ये पता है। जैसे मैम ने विद्य बोला, यहाँ कितने लोगों को भी विद्य सुना भी नहीं होगा, मतलब संहिताओं में पढ़ेंगे, लेकिन विद्य ट्रीटमेंट कैसे होता है लोगों को पता ही नहीं है। हमें वीडियो डालने पड़ते हैं कि विद्य कर्म ये होता है, उसलिए यूट्यूब बनाया कि उत्तरवस्ती, अब तो थोड़ा उत्तरवस्ती लोग जानने लगे, विद्य मर्म अग्नि क्या होता है लोग नहीं जानते। तो अवेयर करना है, आपके पास क्या जो दिखता है वही बिकता है, दिखाना पड़ेगा भाई तभी बिकेगा, और उसके लिए एक सॉलिड प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो सारी चीजें मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, साथ में ब्लिस वेदास आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को इन प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल्स 20 साल 25 साल के जो एकेडमिक करियर में जो समझा सीखा, जो डिफरेंट गुरुओं से आज भी सीखा जा रहा है, उन चीजों को ऐसी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास भी कर रहा है। तो आप सोचिए कौन सा एरिया बचा, कुछ अगर लग रहा हो बचा है तो आप उसका पार्ट बनिएगा और उसको पूरा करा जाएगा। ये कारवां है जिसको आगे तक ले जाना है। तो कहना क्या चाहते हो भाई, एनसीआईएसएम की बात को नटशेल में कहने के लिए, ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट आपके लिए, अभी आप संहिताएं ऑब्जर्व करिए, डॉक्यूमेंट करिए, पढ़ाई करिए, आइडिएट सॉल्यूशन। जब नॉलेज होगा तभी आप किसी का सॉल्यूशन निकालोगे। एक बच्चा थोड़ी जीवन की समस्याओं का हल दे सकता है। तो अभी आप बच्चे हो, अभी आप सॉल्यूशन नहीं, अभी आप पहले बेसिक बनाओ, कोलैबोरेट एंड शेयर। अभी पढ़ाई लिखाई में ही अपना शेयरिंग कोलैबोरेशन कीजिए। स्किल, बिल्ड स्किल्स अर्ली। अभी बहुत सारी स्किल्स हैं, आप साथ साथ में लेते चलो, है ना। सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कुछ अच्छे कोर्सेज करिए, कुछ अच्छे टीचर्स के वीडियोस देखिए, बहुत सारा कुछ है, गुड एंड बैड दोनों है। तो आप वैसे स्किल्स लीजिए, छोटे छोटे अपने अपग्रेडेशन के लिए। आदमी को इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी ग्रोथ में। जो इन्वेस्टमेंट हम लोग एसआईपी ये वो, उससे ज्यादा कहीं आपको जो वैल्यू है ना, वो अपनी ग्रोथ पे जो आप पैसा खर्च करते हैं ना, ग्रोथ मतलब अपनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। ठीक है, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगी। तो अपनी ग्रोथ पे आपको अभी से इन्वेस्ट करना है और स्टार्ट स्मॉल प्रोजेक्ट्स। अभी आप उसके लिए नहीं हो, आप अपने टीचर्स के साथ, जो टीचर्स बोल रहे हैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनिए, और यही आपके लाइफ में काम आएगा। आप मेडिकल साइंस नहीं पढ़ने आए, जीवन शास्त्र पढ़ने आए हो, आप अपने को लकी मानो। डोंट जस्ट प्रैक्टिस आयुर्वेद, बिल्ड विथ आयुर्वेद। यूज योर नॉलेज टू क्रिएट, टू इनोवेट, टू सर्व एंड स्केल। You have the knowledge, now build the capability. The field of Ayurveda awaits your innovation. नॉलेज होगा तभी आप इनोवेशन कर पाओगे। बी लाइक अ ट्री, स्टे ग्राउंडेड। अपनी जड़ों से, अपनी संहिताओं से जुड़ना है। बेंड, डोंट ब्रेक। असफलताएं आएंगी, आपको सामने से रोका जाएगा, टूटना नहीं है, झुकना है। क्योंकि झुकता वही है जिसके पास भार होता है, जिसके पास नॉलेज होता है। विद्या ददाति विनयम। तो आप उस विद्या को लेने आए हैं जो विनय प्रदान करेगी, ना कि टूट जाना है, ना कि अकड़ के खड़े हो जाना है। कनेक्ट विथ योर रूट्स। अपने जो सनातन संस्कृति, जो आयुर्वेद है, उसके साथ जुड़िए। एम्ब्रेस योर नेचुरल ब्यूटी। आप उसकी ब्यूटी को देखिए, उसको महसूस करिए, ना कि डिप्रेस रहिए। प्लीज टर्न ओवर अ न्यू लीफ। आप अभी एकदम अंकुर है, एक नया लीफ बनेंगे, उस पे फल, बीज वाले उसमें, फल वाले उसमें आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे। अभी आपको सुंदर पत्ती बनना है, फिर उसमें फल आएंगे। ठीक है, बिना पत्ती के फल नहीं आएंगे। कीप ग्रोइंग, ग्रो करिए। इतना होने के बाद फोटोज कुछ कुछ गायब हुई है। नाउ यू आर प्रिपेयर टू बिकम एंटरप्रेन्योर। आज नहीं, इस लेक्चर के खत्म होने पे नहीं, वो सारी चीजें करने के बाद आप एंटरप्रेन्योर बन सकेंगे। Thank you for your patient listening. और ब्लिस वेदास इज आवर थर्ड बेबी। 2 बेबी हैं ब्लिस। और देखिए नाम के भी पीछे एक सोच होती है। ये सब बस एग्जाम्पल है, ये ब्रांडिंग नहीं थी, ये एडवर्टीजमेंट नहीं था, ये एक लाइव कि आप हमारे बच्चे हैं, हम करके नहीं दिखाएंगे। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे तो बस बड़ा बड़ा बोलते हैं, करा तो कुछ नहीं। वो करके दिखाने की बस एक चाहत थी, है, रहेगी। कुछ बड़ा नहीं है, सब इसी का पार्ट बनना है। बी फॉर ब्लिसफुल, ये होना चाहिए, ये वैल्यूज हैं। एल फॉर लॉयलिटी, आई फॉर इंटेलेक्चुअल, एस फॉर सिंसियर एंड एस फॉर सेंसिटिव टू, वी फॉर वरेशियस रीडर। पढ़ते रहना है, आज भी स्टूडेंट है।
एम्पैथेटिक, डी फॉर डेडिकेटेड डॉक्टर। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बस मरने वाली हो तभी क्लिनिक नहीं जाओगी। अभी 3 दिन पहले कॉल रात तक नहीं आई, मेरी तबियत खराब थी, तो मैंने शाम को बोला कि बीवी की तबियत खराब है, कोई होश नहीं है, तो बोले हमें मालूम चला कि क्लिनिक गई हो। मैं कहा वो तो तुम्हें मालूम है कि मरने लायक कंडीशन में या बस उठने लायक कंडीशन में हूं तभी क्लिनिक नहीं जाऊंगी, अदरवाइज तो क्लिनिक छूट नहीं सकती। वो पैशन है। एंड आप अपने को उस लेवल का लकी बनाइए। लोग कहते हैं ना अपने पैशन के लिए टाइम नहीं मिलता, क्यों भाई, पैशन ही प्रोफेशन होना चाहिए। एंड वी आर लकी एनफ कि हमारा जो पैशन था, जो एम्बिशन था, वो प्रोफेशन बना, जो प्रोफेशन था वही पैशन बन गया। और प्रोफेशन और पैशन आज अलग ही नहीं है। छुट्टी लेने का मन ही नहीं करता है, सच में छुट्टी नहीं लेने का मन करता है। डेडिकेटेड डॉक्टर, एडोरेबल मॉम, वाइफ पता नहीं एडोरेबल हूं कि नहीं, एंड स्ट्रॉन्ग सेवियर। स्ट्रॉन्ग ईश्वर की शक्ति और गुरु की शक्ति से हैं, और वही शक्ति काम करती है। और यही आशा और प्रार्थना है कि बस ईश्वर के यंत्र की तरह जो आयुर्वेद की सेवा के लिए भेजा गया है, बस ये यंत्र आयुर्वेद की सेवा कर सके। और आप जैसे लोगों को अगर कुछ भी एक पॉजिटिव मैसेज जाए, आप में से किसी एक के भी मन में जो डिप्रेशन है, अगर वो ये लेक्चर सुनने के बाद अगर कहीं भी एक आशा की किरण जागेगी, तो शायद ब्लिस वेदास का एक ये भी मोटो है वो भी पूरा होगा। थैंक यू।